नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी दूसरी इकाई से चौथी कविता जिसका नाम है छापा यह लेकर आई हूँ, जिसे ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखा हुआ है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर बहुत कम समय में एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो मैं इसी के साथ में इसका स्वाध्याय का वीडियो बना दूंगी, अन्यथा मैं इसका स्वाध्याय का वीडियो जो है वो दूसरा बना दूंगी जस्ट अभी के अभी साथ में। तो मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है स्टूडेंट्स कि चैनल को देखने के बाद में आप ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में जो चाहिए वो सारा मटेरियल इस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे अगला वीडियो बनाने की और अच्छा करने की। तो बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और मुझे जो है प्रेरणा देना है। तो आप ये कार्य कीजिए। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्वेश्चन आपका लेसन है छापा पोयम, जो कि हम इसके परिचय को देख लेते हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखा हुआ है। तो इनका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। परिचय देखते हैं कि ओम प्रकाश आदित्य जो है हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे और आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। यानी यहाँ जो वाचिक परंपरा दिया हुआ हिंदी की वाचिक परंपरा, यानी जहाँ पर हिंदी की कविताएं बोलकर बताई जाती है, पढ़कर बताई जाती है, उसको हम वाचिक परंपरा बोलते हैं। उसमें ये शिखर पुरुष है किस चीज़ के, हास्य व्यंग्य के, यानी कॉमेडी के, है ना। कॉमेडी करते हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यंग ये समाज के सारे कुरीतियों पर या फिर हमारे समाज की या हमारी अर्थव्यवस्था पर या हमारे यहाँ के अधिकारियों पर, सरकारी दफ्तरों पर जो है व्यंग कसते हैं। एक प्रकार से उनको जो है सीख देते हैं हंसी हंसी में, है ना, व्यंग कसना। तो हम देखते हैं कि ये जो है एकदम संवेदना के पारखी थे, गहनतम संवेदना के पारखी, यानी कि समाज में जितने लोग हैं, समाज के लोगों को किस चीज़ से कहाँ पे परेशानी हो रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो संवेदनशील है, जिसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता पड़ना चाहिए। जो बातें बहुत छोटी छोटी लगती है लेकिन उसके बारे में जब बताने जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसी सब चीज़ों पे इन्होंने अपना ध्यान रखा है। आप कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, ये सब इनके काव्य संग्रह है। अब हम ये पद्य संबंधित देख लेते हैं कि प्रस्तुत हास्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, इस कविता के अंदर हमको व्यंग्यात्मक यानी एक व्यंग्य यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। व्यंग्य यानी क्या, हंसी हंसी में जो है सामने वाले को टॉन्ट कस देना और कुछ न कुछ ऐसा बता देना, उनकी असली जगह, उनकी सही जगह उन्हें बता देना। इस तरह का कार्य जो है व्यंग्य कसकर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो जब किसी मध्यम वर्गीय आदमी के घर पे छापा मारता है तो उस परिवार की जो स्थिति है वो कैसी होती है और छापा मारों को वहाँ पे क्या क्या मिलता है। अब हमने ये देखा हुआ है कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं वो हर कंडीशन में जो है पिसा जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबके साथ में उनसे नीचे वाले लोगों से वो बेहतर हैं और उनसे ऊंचे वाले लोगों से वो कम है। इसलिए उनको दोनों के बीच में जो है, दोनों चाकों के बीच में वो हमेशा पिसते रहते हैं। बाहर वालों को ऐसा लगता है कि इनके पास में बहुत कुछ है, थोड़ा सा नाम है या थोड़ी सी प्रसिद्धि है तो ऐसा लगता है कि इनके पास में बहुत कुछ है और कितना इनके घर में भरा हुआ होगा, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि इनको जो है लोगों में इतना लोकप्रिय बना देती है कि उसके कारण से जो लोग समझने लगते हैं कि इनके पास बहुत सारा धन होगा। लेकिन वास्तविक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी सच्चाई क्या है, उनकी स्थिति वास्तव रूप में क्या है, उनके घरों के अंदर क्या होता है, कैसा होता है, वो हमें इस कविता के माध्यम से मालूम पड़ता है जब आयकर विभाग के लोग जो है लेखक के घर पे छापा मारते हैं। अब लेखक की यहाँ पे ये जो कवि हैं इनकी यहाँ पर सेम कंडीशन है ओम प्रकाश जी की, कि ये कवि हैं, काव्य सम्मेलनों में जाते हैं और खूब इनकी कविताएं जो है प्रसिद्ध हैं, इनके कई काव्य संग्रह जो है लिखे गए हैं।
और ये लोगों के बहुत चहेते हैं। तो काव्य जगत के चहेता व्यक्ति होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत धन कमाया होगा, इनके पास में खूब धन होगा। और इस कारण से जो है आयकर विभाग के जो लोग हैं उनको कोई खबर कर देता है कि भाई ये जो ओम प्रकाश जी इनके घर पे बहुत धन है और काला धन इन्होंने कमाया हुआ है, नंबर 2 का पैसा जिसको हम बोलते हैं वो कमाया हुआ है। उसको हम अनधिकृत पैसा बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, ऐसा इनको खबर मिलती है आयकर विभाग के लोगों को। और इसीलिए आयकर विभाग जो है कवि के घर पे जो है छापा डालते हैं। और उस छापे में फिर किस तरीके की अवस्थाएं पार करते हुए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और लेखक जो है हर शब्द को जो है व्यंग्य रूप में ले लेते हैं, हर शब्द को यहाँ पे द्विअर्थी बना देते हैं। एक शब्द जो कोई भी छापा मारते हैं वो अधिकारी अगर बोलते हैं तो उस शब्द का एक दूसरा मीनिंग जो होता है वो बोलने लगते हैं। आपको इंग्लिश में मालूम होगा कि होमोफोन्स होते हैं ना, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन जो अर्थ होते हैं वो उनके अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं उनमें जो शब्द है वो तो दोनों जगह सेम रहते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। तो हम शुरू कर देते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यानी लेखक बोलते हैं कि मेरे घर जो छापा पड़ा वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा छापा था, क्योंकि किसी ने जो खबर दी थी वो इस तरीके से दी थी कि आयकर अधिकारियों को लगा कि भगवान जाने कितना जो धन है इस लेखक ने, इस कवि ने अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, इसलिए खूब सारे लोग आए थे बड़ा सा छापा मारने के लिए। तो वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। अब आयकर अधिकारी क्या करते हैं, सीधे घुसते अपना कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं सोना कहाँ है। यानी उन्हें पता पड़ा होगा कि सोना इन्होंने कहीं गोल्ड जो है वो छुपा के रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे सोना के दो अर्थ होते हैं। सोना का सोना शब्द का अर्थ होता है नींद लेना, और सोना शब्द का होता है दूसरा मीनिंग गोल्ड, यानी कि जिससे गहने बनाए जाते हैं वो। तो वो यहाँ पे बोलते हैं मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। यहाँ पे लेखक बोलते हैं क्योंकि वे लिखने का कार्य करते हैं, वे कवि हैं और रातों में बैठ के जो है लिखा करते हैं, और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर होती है। और परिवार की स्थिति भी ऐसी होती है कि ये स्थिति उन्हें मजबूर कर देती है कंटिन्यू काम करने पर और नींद कम लेने पर, है ना, क्योंकि जब चिंताएं लगी होती है तो आदमी को नींद नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि नींद तो ये जो सोना है ये तो मेरी आंखों में है, कई रातों से मैं नहीं सोया हूँ। तो वे रोष में आकर बोले, रोष यानी गुस्से में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, क्योंकि सोने को स्वर्ण भी बोला जाता है ना। तो वो समझते हैं चलो भाई हमने सोना पूछा है, इन्हें समझ में नहीं आया तो अब स्वर्ण बोल देते हैं, तो स्वर्ण का मतलब तो सोना ही होता है। तो कवि यहाँ पर फिर से जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें मैं कैसे दे दूँ। यानी कि सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण। वर्ण कौन से होते हैं, जो शब्द हम लिखते हैं, शब्द किनके मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं ना। जैसे अभी हम कोई भी चीज़ यहाँ पे आकर पढ़े हैं, तो आ क और र, ये क्या है, वर्ण है अलग अलग, और उनको जोड़कर आकर एक शब्द बना हुआ है सुवर्ण। तो अभी यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं कि स्वर्ण में तुम्हें कैसे दे दूँ, वो तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेरे हैं ना। सुंदर वर्णों से मैंने अपनी कविता को सजाया है, सुंदर अक्षरों से मैंने अपनी कविता को सजाया, वो तो मैंने उसमें रख दिए सब लिखे हुए, तो वो मैं कैसे दे दूँ। फिर वे झुंझला कर बोले, यानी जो आयकर अधिकारी वो झुंझला जाते हैं एकदम से, और वे झुंझला कर बोलने लगते हैं, और वे झुंझला कर एकदम चिढ़ कर बोलने लग जाते हैं। कि झुंझला कर का मीनिंग आप लिख लेना, चिढ़ कर, है ना। वे झुंझला कर बोलने लगते हैं कि तुम समझे नहीं क्या, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। यानी उन्हें समझ में आता है कि ये तो लेखक है, इसका दिमाग वैसे भी अलग ही तरह से चलता है। तो फिर वो जरा चिढ़ गए और बोलने लगे तुम समझे नहीं क्या, इन्हें तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। अनधिकृत रूप से अर्जित धन यानी ऐसा धन जो कि अनुचित तरीके से कमाया गया हो, जिस पर हमारा सीधा सीधा अधिकार न हो, गलत तरीके से कमाया हुआ धन। तो बोले हमें तुम्हारा वो धन चाहिए जो तुमने ऐसे गलत तरीके से अर्जित किया है। अर्जित करना यानी कमाना, ऐसा अर्थ चाहिए। अर्थ यानी यहाँ धन, धन यानी जो है पैसा, और उसमें जो भी कुछ कीमती चीज़ें होती वो सब, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। तो मैं मुस्कुराकर बोला, यानी लेखक बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। अब यहाँ अर्थ यानी मीनिंग,
और अर्थ यानी धन। अर्थ के दो यहाँ पे मीनिंग्स बताए हमको। अर्थ यानी किसी चीज का, जैसे कविता का अर्थ मैं अभी आपको समझा रही हूँ, और एक अर्थ का मतलब होता है धन। तो वो बोलते हैं अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, यानी मैंने मेरी अपनी कविताओं में नए नए अर्थों वाली कविताएं लिखी है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, अगर तुम्हें उसमें मिल जाता है कुछ तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, यानी कि अब ये चांदी क्या है, एक प्रकार की धातु जो कि बहुत महंगी होती है, इसलिए उन्होंने कहा चलो भाई सोना नहीं समझ में आ रहा तो फिर चांदी कहाँ है। तो वे मैं भड़क कर बोला, यानी अब लेखक भड़क गए उनके ऊपर और बोले मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, वे बोले कि देखो ये जो चांदी की बात कर, ये तो मेरे बालों में आई हुई है ना। तो बोलते हैं कि मतलब बाल जो उनके सफ़ेद हो रहे हैं बुढ़ापे के कारण, एक समय के बाद में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बोले ये चांदी के समान, हम बोलते हैं ना बालों में अब चांदी आने लगी है। तो वो बोलते हैं कि ये चांदी जो है मेरे बालों में अब धीरे धीरे आ रही है। तो वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। नोट यानी रुपए है ना, जो कागज के बने हुए होते हैं उन्हें नोट कहा गया है यहाँ पे। तो दूसरे बोलते हैं, वे बोलते हैं परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नोट्स तैयार करते हैं ना एग्ज़ाम के पहले। तो यहाँ पे नोट के दो मीनिंग बताए गए, एक नोट का मतलब यहाँ पे रुपया जो कागज का बना हुआ होता है वो, और दूसरा है एग्ज़ाम के नोट्स बनाना, किसी भी विषय के नोट्स बनाना, ऐसा। तो वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। तो जब लेखक ने बोला कि भाई मैं तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले नोट्स बनाऊंगा, तो फिर वे गरज कर बोलने लग गए। अब वे गरज कर यानी जोर से चिल्ला कर बोलने लग गए कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अब मुद्रा यानी क्या है, यहाँ पे जो सिक्के होते हैं उसको मुद्रा बोला जाता है, तो उससे है। तो मैं लरज कर बोला, वे गरज कर बोले यानी गुस्सा होकर बोले, तो मैं लरज कर यानी नरमाई से बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यानी जब हम मुद्रा किसी को दिखाते हैं, अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को दिखाते हैं, तो जैसे कथक है या भरतनाट्यम में, उसमें जो है भाव मुद्राओं का कार्य जो है चेहरे से किया जाता है। तो चेहरा जब भाव मुद्रा आप देते हैं तो वो लरज जाता है ना। तो ये बोले कि मैं लरज कर बोला कि मुद्राएं यानी भाव भंगिमाएं। यहाँ पे एक मुद्रा का अर्थ है धन से, सिक्कों से, है ना, और दूसरा मुद्रा का अर्थ है चेहरे की भाव भंगिमाएं, है ना। तो वो बोले कि वो तो आप मेरे चेहरे पर, मुख पर यानी चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। अब जो अधिकारी ने सोचा कि इससे तो बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए वे चुपचाप बेडरूम में घुस गए कि चलो अंदर जाके हम ही देख ले। अब हम इससे चाहे जितने शब्दों में पूछ ले, चाहे कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, हमसे ज़्यादा ये जो कवि है ये हमें घुमा देगा, क्योंकि भाई ये तो कवि शब्दों की रचना करता है, शब्दों से पूरी दुनिया को जो है घुमा देता है, तो फिर ये हमें भी घुमा देगा। इसलिए वे सीधे शयन कक्ष में अर्थात बेडरूम में घुस जाते हैं और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्हें लगा कि इन्होंने जो है वो तकिए में वगैरह जो धन छुपा के रखा हुआ होगा, तो उसको फाड़ने लगे, नोचने लगे यानी फाड़ने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। अब उनके बेडरूम में क्या था, टूटी हुई अलमारी, उसको खोला। रसोई की खाली पीपियों को टोला। पीपियाँ यानी लोहे के बने हुए वो पतरे वतरे के जो डब्बे से होते हैं उसको बोला जाता है। तो बोले कि रसोई में यानी किचन में जो है खाली जो पतरे की बनी हुई, टीन की बने हुए डब्बे थे उनको टोला। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, यानी बच्चे जिसमें मम्मी पापा कोई अपने पैसे देते ना, चिल्लर 1-2 रुपए, वो उसमें डाल देते हैं गुल्लक में, तो वो गुल्लक भी उन्होंने देख डाली। पर सब में मिला एक ही तत्व, और वो था खाली। वो बोले कि इतना सब उन्होंने कर लिया, देख लिया, लेकिन उन्हें उसमें क्या तत्व मिला, यानी क्या चीज़ मिली, तो सब खाली थे। कनस्तरों को, कनस्तर यानी टीन के डब्बे, है ना, कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। वो बोले कि कनस्तर भी देख लिए और मटका, पानी का मटका तक नहीं छोड़ा। यानी आयकर विभाग के जो लोग हैं वो जब छापा डालते हैं तो घर की चीज़ जो है वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल उलट पुलट कर देते हैं। वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते कि इसमें नहीं होगा या उसमें नहीं होगा। वो उनका दिमाग ये रहता है कि किसी भी चीज़ में आदमी कहीं भी कुछ भी छुपा कर रख सकता है। तो इसलिए उन्होंने कनस्तर मटके सब ढूंढा, लेकिन सब कहाँ मिला, सब में क्या मिला, तो उन्हें मिला शून्य ब्रह्मांड। अब शून्य ब्रह्मांड यानी क्या, पूरा खाली संसार, यानी उसकी जो घर गृहस्थी थी कवि की, वो पूरी खाली थी। डब्बों में कुछ अनाज नहीं था,
अलमारी टूटी हुई थी और देखा जाए तो बच्चों की गुल्लक खाली थी, रसोई के पीपे खाली थे, तकिया में कुछ नहीं मिला उनको, इस तरीके से कहीं कुछ नहीं मिला, पूरा शून्य ब्रह्मांड था, उनका रिक्त संसार था पूरा, है ना। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड यानी यहाँ पे बिखरा हुआ, उसका मीनिंग होगा यानी जैसे जंगली, अरण्य यानी क्या होता है, जंगल, अरण्य कांड यानी जंगलों जैसी जंगलियों जैसी हरकतें। तो देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड यानी मेरे घर में ऐसा जंगली पना देखकर, ये जंगली रूप इन अधिकारियों का देखकर, अर्थात मेरे घर को इस जंगल के समान बिखरा हुआ देखकर उनका जो खिला हुआ चेहरा था मुरझा गया। उन्होंने देखा किसी चीज़ में कुछ नहीं मिला, अब उनका चेहरा जो है मुरझा गया, इतना सा छोटा सा चेहरा उनका हो गया। अब वे क्या बोलते हैं, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। जब उन्होंने देखा कि अरे इस बेचारे के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसके घर में हर एक डब्बा तक खाली है, कोई चीज़ ढंग की नहीं है, तो फिर उनका जो दिल है वो पसीज गया। उनके 20 सूची हृदय में, यानी उनके पास जो सूची यानी लिस्ट बनी हुई रहती है ना, वो उनके उनके पास में वो फिक्स रहती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो बोलते हैं कि वो जो पूरा कड़क तरीके से यहाँ पे गरज के बात कर रहे थे, चिल्ला के बात कर रहे थे, ऐसे उनके हृदय में यानी कठोर हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, यानी गुस्से की जगह जो है दया समा गई उनके हृदय में, उनके दिल में। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कवि से बोलने लगे, किसी ने तो हमें जो है गलत सूचना दे दी है, गलत बता दिया है। और मन ही मन सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कवि तो सब फक्कड़ ही होते हैं, इनके घर क्या मिलेगा, है ना। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। उन्हें लगा क्या किस्मत है, आज तो जो है हमारा पेपर में नाम भी नहीं आएगा कि इसके घर से इतना आयकर के अधिकारियों ने इतना धन पकड़ा, इतना नोट इतने निकले, इतना सोना निकला, इतना चांदी निकला, है ना। तो वे मन ही मन अपनी असफलता पर पछताने लगे, बहुत पश्चाताप महसूस करने लगे, सिर झुकाकर अब वापस जाने लगे, है ना। अब उन्होंने क्या किया, अपना सिर झुकाया, क्योंकि अब क्या करेंगे, गलती हो गई। गलती से ऐसे व्यक्ति के घर आ गए जिसके घर में वास्तव में कुछ नहीं था। उसकी अवस्था देखकर उन्हीं को जो है मतलब लेखक के ऊपर, कवि के ऊपर उनको दया आने लगी कवि की। तो वे अपनी असफलता पे मन ही मन पछताने लगे और सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए। तभी कवि ने उनको रुकाया और कहा सिर मत धुनिए, यानी कि आप अब पश्चाताप मत करिए। यानी उनके चेहरे पे जो भाव थे ना असफलता के बाद में पछताने के, तो उसका मतलब है कि वो पश्चाताप कर रहे थे। तो सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, यानी आप फालतू पश्चाताप मत कीजिए। हर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति होती है जैसी आपने मेरी देखी है मेरे घर में। मध्यम वर्गीय बाहर से ही बहुत टिप टॉप और अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तविक स्थिति उसके घर में की यही होती है। वो सारी कंडीशन में जो है एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब उसके घर में कोई आने वाला होता है तो उसके पहले वो पूरा ताम झाम करके अच्छा बना के और सामने वाले को अच्छा दिखाता है। और जब कोई गरीब व्यक्ति उसके आंखों के सामने आता है, उसके नज़रों के सामने आता है, तो वो उसको कुछ न कुछ मदद करके और बताने की कोशिश करता है कि मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो हर जगह फंस जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय का दिल देखिए कितना अच्छा होता है। गरीबों की मदद करने के लिए वो जाता है, और जो उससे बड़े लोग आते हैं उनकी भी आओ भगत वो बहुत अच्छे से करता है। तो दोनों जगह वो पिसा जाता है। अब वो बोलता है लेखक यानी कि कवि कि अधिकारियों से आप अपना सिर मत धुनिए, यानी फालतू पश्चाताप मत कीजिए, क्यों पछता रहे हैं आप, है ना। पर मेरी एक बात सुन लीजिए, यानी पछताइए मत, मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, है ना। मेरे पास अगर काला धन होता, 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा होता, अनुचित रूप से जो मैंने कमाया हुआ है, ऐसा कोई भी मेरे घर में धन संपत्ति, पैसा लत्ता, सोना चांदी होता तो आप ले जाते। पर अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, आपने तो देख लिया मेरे घर की स्थिति, मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, है ना। होता तो ले जाते, फिर अब नहीं है तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। यानी ऐसे लोग जो सोने के पलंगों पे सोते हैं, चांदी के सोफों पर बैठते हैं, इतना धन उनके पास होता है कि वो धन बिल्कुल कचरे के समान उनके घर में पड़ा रहता है। ऐसे लोगों के घर से आप जो है सोने चांदी को निकलवा लेते हैं, धन को निकलवा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा करते हो आप कि उनके घर से जो ज़्यादा का धन है, अधिक धन है, उसको आप निकलवा लेते हो। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है,
उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त यानी पलंग जो लकड़ी का बना हुआ होता है ना, उसको बोला जाता है। तो बोले कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। जब आप देखते हो कि इस व्यक्ति के घर कुछ नहीं है, तो इतने लोगों के यहाँ से जो पकड़ा हुआ आपके पास में पड़ा रहता है, वो आप हमारे यहाँ मतलब देखिए ना, आपके पास इतना धन रहता है, आप सरकार के इसमें डाल देते हैं उसको। जो काला धन है इकट्ठा करके जब ले जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सरकार के इसमें कोष में डाल देते हैं। तो फिर भाई जब सरकार के कोष में आप ज़्यादा का डाल देते हो, तो हम जैसे गरीबों की ऐसी अवस्था देख के कुछ थोड़ी बहुत तो मदद कर दो। कम से कम मेरे यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो एक तख्त डाल दो जिस पर कोई आए जाए तो बैठ जाए, है ना। आइए अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, आज इसका 20 मिनट का ये वीडियो हो गया है। चलो मैं इस वीडियो को यहीं रुकाती हूँ, और बस नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो स्वाध्याय का बना देती हूँ। तो विद्यार्थियों, आपको अभी ये जो कविता है छापा, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको लिया गया है गोरी बैठी छत पर, इस संग्रह में से। तो अगर कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।